हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विथ अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 23 का पार्ट 4 करेंगे। फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका एम्प्लॉयज़ फीडबैक एंड रिवार्ड सिस्टम के बारे में। और इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं व्हाट इज कंपनसेशन, व्हाट आर द कंपनसेशन थेरीज। कंपनसेशन की कौन कौन सी थेरीज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स देखिए, पिछले लेक्चर में हमने फ्रेंड्स देख लिया था, आपको याद भी होगा कंपनसेशन क्या होता है। कंपनसेशन मतलब जो भी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल आपको, चाहे फाइनेंशियल मिले चाहे नॉन फाइनेंशियल, जो भी आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलता है, अब उसे डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी बुलाया जाता है। रेनुमरेशन भी कहते हैं, सैलरी भी कहते हैं और वेजेज भी कहते हैं। आपको पिछले लेक्चर का याद होगा, रेनुमरेशन कब कहते हैं? जब टॉप मैनेजमेंट को, है ना, टॉप मैनेजमेंट में जो भी हो, टॉप मिडिल या जूनियर मैनेजमेंट में होते हैं जो लोग, उनको एनुमरेशन दिया जाता है। उसके बाद में जो ये क्लर्क वगैरह होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, इनको सैलरी मिलती है। जो सुपरवाइजर होते हैं उनको सैलरी मिलती है। और जो ये स्किल वाले होते हैं, चाहे सेमी स्किल्ड हो, फुल्ली स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, इन सबको जो मिलता है ये कंपनसेशन, उसे हम वेजेज कहते हैं। तो इस बारे में हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें हम फ्रेंड देखेंगे कि कंपनसेशन डिसाइड कैसे होता है। हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ कंपनसेशन बेस कैसे डिसाइड होता है, कि कितना सैलरी किसी को देनी, ये कैसे डिसाइड होता है। कंपनसेशन पॉलिसी इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन पर्सनल मैनेजमेंट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो पर्सनल मैनेजमेंट करता है, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कह लीजिए, चाहे उसी को पहले पर्सनल मैनेजमेंट कहा जाता था। तो पर्सनल मैनेजमेंट में जो कंपनसेशन पॉलिसी होती है वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। अब हम ये देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि कंपनसेशन को डिसाइड करने के लिए यूज किए जाते हैं। व्हाट आर द बेसिस आर फैक्टर्स ऑन व्हिच कंपनसेशन गेट डिसाइडेड। किस बेसिस पर या किन फैक्टर्स के आधार पर हम जो है एनुमरेशन या कंपनसेशन डिसाइड करते हैं। तो 3 फैक्टर हैं फ्रेंड्स। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केट की सिचुएशन या प्रिवेलिंग मार्केट रेट क्या है, और तीसरा इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर या इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये 3 जो है फैक्टर्स मिला करके कंपनसेशन को डिसाइड करते हैं। अब ये एक क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंपनसेशन डिसाइड करने के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो 3 ये दे देंगे, एक और फैक्टर आपको दे देंगे, तो वो नहीं होगा। तो याद रखिएगा, कंपनसेशन डिसाइड करने के लिए जो बेसिस होता है या जो फैक्टर होते हैं वो 3 होते हैं। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केट सिचुएशन क्या है, और इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स या प्रेशर। ये तीनों मिल करके ही जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कंपनसेशन डिसाइड करते हैं। अब इन्हीं तीनों के बारे में फ्रेंड्स हम डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे। कंपनी ऑब्जेक्टिव इज द मेन बेसिस ऑन व्हिच द लेवल ऑफ कंपनसेशन गेट डिटरमाइंड। ओके, तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो मेन बेसिस बनता है जिसके आधार पर कंपनसेशन डिसाइड होता है। देयर आर सर्टेन कंपनीज व्हिच एम टू बी द हाईएस्ट पे मास्टर एंड ट्राई टू अट्रैक्ट पीपल। अब कुछ ऐसी कंपनियां हैं फ्रेंड जो कि हाईएस्ट पे मास्टर, जो उनको सबसे ज़्यादा सैलरी देने के लिए जाना जाता है, एंड दे ट्राई टू अट्रैक्ट पीपल, और वो जो टैलेंटेड और वर्ल्ड के बेस्ट लोग होते हैं उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर जो ये कंपनी है फ्रेंड्स, उसकी ये ऑब्जेक्टिव ही है। द कंपनी फिलॉसफी इन सच केसेस वुड बी टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट एट हाई सैलरी पैकेज बट कीप द साइज ऑफ कंपनी वेरी लीन। ओके, तो ऐसी जो कंपनियां होती हैं उनकी फिलॉसफी क्या होगी, उनका जो फिलॉसफी होती है ना, बोलते हैं कि फिलॉसफी है, दर्शन उनका जो होता है वो ये होता है कि बेस्ट टैलेंट को उसको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी दे करके अट्रैक्ट किया जाए अपने पास में, और साथ ही साथ में जो कंपनी का साइज़ है उसे ज़्यादा बड़ा ना किया जाए। कंपनी का साइज़ वो लीन ही रखते हैं, सिंपल ही रखते हैं, लेकिन जो टैलेंट है उसको हाईएस्ट सैलरी देने की वो कोशिश करते हैं। सम कंपनीज रिक्रूट पीपल फ्रॉम ओनली प्रेस्टिजियस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट टू गेन प्रोफेशनल एज। अब कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं फ्रेंड जो कि कैंपस प्लेसमेंट की बात अगर आप जानते हैं कि कैंपस में जाती हैं, वहाँ से लोगों को सेलेक्ट करके लाती हैं। जैसे अगर आप बीटेक जो लोग करते हैं आईआईटी वगैरह से करते हैं, अगर मान लीजिए, इसी तरीके से जो लोग एमबीए वगैरह करते हैं आईआईएम वगैरह से अगर करते हैं, या जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, तो कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो कि ऐसे प्रेस्टिजियस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से ही लोगों को हायर करती हैं। यानी वो आईआईटी से ही लड़के जो है चुनती हैं, लड़कियां चुनती हैं। उसी तरीके से आईआईएम से ही लड़के उनको चाहिए, उसके नीचे के वो लड़कों को नौकरियां ही नहीं देते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं, ताकि उन्हें प्रोफेशनल एज मिल जाए। क्यों प्रोफेशनल एज मिलना, एक ऐसी लिमिट मिल जाती है, एक ऐसी सिचुएशन होती है कि आईआईटी के जो लड़के होते हैं, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इफ़ समवन इज स्टडीइंग इन आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, ऐसी आईआईटी में अगर कोई लड़का पढ़ रहा है, तो ये मान कर चला जाता है कि उसका जो प्रोफेशनल ग्रूमिंग होगी काफ़ी अच्छी होगी। तो इसलिए कुछ इंस्टीट्यूट या कुछ कंपनियां क्या करते हैं, कुछ कंपनी ऐसा करती हैं कि वो जा करके सीधे सीधे अच्छे
रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट से ही लड़कों को हायर करती हैं। ओके, टू अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम दीज सोर्सेज विल ऑब्वियसली टेक द कंपनसेशन लेवल क्वाइट हाई। अब अगर आपको ऐसे इंस्टीट्यूट से जो प्रेस्टिजियस कोचिंग संस्थान हैं वहाँ से लड़कों को लाना है, आईआईटी के लड़कों को अगर नौकरी देनी है, आईआईएम के लड़कों को नौकरी देनी है, तो ऑब्वियसली आपको जो है नॉर्मल लोगों से थोड़ा ज़्यादा ही कंपनसेशन या सैलरी उनको देनी पड़ेगी। द कंपनी ऑब्जेक्टिव इन टर्न विल डिपेंड अपॉन इट्स कैपेसिटी टू पे इट्स कास्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब कंपनी का ऑब्जेक्टिव तो है ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी देना, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सैलरी दे सकती है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कंपनी की पे करने की क्षमता कितनी है। क्या वो 1 करोड़ रुपए पर मतलब एक लड़के को हायर किया, उन्होंने 1 करोड़ रुपए सालाना का पैकेज दिया, अगर इतनी कैपेसिटी है तब तो वो हायर करेंगे। अगर कैपेसिटी टू पे नहीं है 1 करोड़ रुपए एक लड़के को या एक स्टाफ मेंबर को देने के लिए, तो दे विल नॉट हायर। ओके, एंड कास्ट बेनिफिट एनालिसिस, साथ ही साथ में कंपनी अपनी कास्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करती हैं कि हाँ हमको फ़ायदा होने वाला है या नहीं होने वाला। अगर हम 1 करोड़ रुपए पे कर रहे हैं किसी पर्सन को, तो क्या बदले में हम 3-4 करोड़ रुपए इससे कमाएंगे साल में या नहीं कमा पाएंगे। ये चीज़ भी कंपनियां कास्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद ही ऐसे लोगों को हायर करती हैं फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर हमने क्लियर कर लिया कंपनसेशन बेस की बात हो रही, हम ये देखने की कोशिश करें कि कंपनसेशन डिसाइड कैसे होता है। तो पर्सनल मैनेजमेंट में जो कंपनसेशन पॉलिसी होती है एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। 3 बेसिक फैक्टर्स है फ्रेंड जो कि डिसाइड करते हैं कि कंपनसेशन कितना रहेगा। पहला, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा, मार्केट की सिचुएशन कैसी है या प्रिवेलिंग मार्केट रेट क्या है उस समय पे। प्रिवेलिंग मार्केट रेट का मतलब यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट से नहीं है फ्रेंड्स, इस समय नौकरियों में क्या रेट चल रहा है, मतलब क्या 60,000 रुपये महीने की नौकरी चल रही है मार्केट में या 80,000 रुपये की नौकरी चल रही है, ये चीज़ होती है। ओके, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर या फैक्टर भी होते हैं। ये 3 चीज़ें मिल करके डिसाइड करती हैं कि किसी भी पर्सन को कितना जो है कंपनसेशन मिलेगा। अब इसमें से पहला टॉपिक हम उठाएंगे कंपनी ऑब्जेक्टिव का। तो ध्यान रखिएगा कि जो है कंपनसेशन का लेवल डिसाइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है। कई सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो मतलब जानी जाती हैं सबसे ज़्यादा सैलरी देने के लिए, एंड दे ट्राई टू अट्रैक्ट टैलेंटेड पीपल। जैसे गूगल वगैरह हो गया फ्रेंड्स, गूगल हो गए, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, ओरेकल वगैरह हो गए, ये सारी कंपनियां बहुत अच्छे पैकेज में लड़कों को हायर करती हैं। यहाँ पर ऐसी कंपनियों की फिलॉसफी ये होती है कि बेस्ट जो टैलेंटेड जो लोग हैं उनको हाईएस्ट सैलरी पर आप अपने पास अट्रैक्ट करिए और कंपनी को जो है लीन रखिए। मतलब कंपनी के साइज पर उतना उनको मतलब नहीं होता है जितना मतलब उनको बेस्ट और टैलेंटेड लोगों को सैलरी पैकेज के लिए लाना होता है। ओके, मतलब अब ये हुआ कि कुछ जो कंपनीज होती हैं फ्रेंड्स वो लोगों को हायर करने के लिए केवल प्रेस्टिजियस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को ही चुनती हैं। वो केवल लड़कों को आईआईटी और आईआईएम से ही भर्ती करते हैं ताकि उनको जो प्रोफेशनल नॉलेज रहे वो बेहतरीन रहे, इसीलिए ऐसा वो करते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर ऐसे जैसे अगर आपको आईआईटी और आईआईएम से लड़कों को हायर करना, तो ऑब्वियसली आपको नॉर्मल से ज़्यादा कंपनसेशन, ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। अब कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो है, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी तभी दे सकती है फ्रेंड्स जब उसके पास में पैसे देने यानी सैलरी देने की कैपेसिटी हो, और साथ ही साथ में उस कंपनी कास्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करती है कि हम 1 करोड़ खर्चा करके क्या इस पर्सन से उतना कमा पाएंगे। तो ये चीज़ें भी मायने रखती हैं। दूसरा फैक्टर होता है फ्रेंड मार्केट सिचुएशन, जिसके आधार पर आपकी सैलरी डिसाइड होती है या आपका कंपनसेशन डिसाइड होता है। मार्केट सिचुएशन इज अनदर फैक्टर व्हिच विल डिसाइड कंपनसेशन लेवल। सर्टेन टाइप ऑफ स्किल्ड पीपल एंड सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट आर वेरी स्केरली अवेलेबल। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ विशेष स्किल के लोग और कुछ विशेष एक्सपीरियंस के कैंडिडेट बहुत कम अवेलेबल होते हैं मार्केट में। जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर बात की जाए, फॉर एग्जांपल इन बैंकिंग एक्सपोजर इन द एरिया ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड, ट्रेजरी आर रिस्क मैनेजमेंट इज अवेलेबल टू वेरी फ्यू कैंडिडेट। ओके, तो कुछ ये कह रहे हैं कि मार्केट में होता क्या है, कुछ विशेष स्किल के अगर आपको लोग चाहिए, ओके, कुछ विशेष एरिया में अगर आपको उस एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट चाहिए तो वो बहुत कम अवेलेबल होते हैं। जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री में एग्जांपल के तौर पर फॉरेन एक्सचेंज में एक्सपीरियंस वाले या फॉरेन एक्सचेंज में स्किल्ड लोग कम मिलते हैं। सेम ट्रेजरी के साथ में और सेम रिस्क मैनेजमेंट में भी होता है। मतलब हम लोग जनरल बैंकिंग में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर एक विशेष एरिया फॉरेन एक्सचेंज की बात की जाए तो भी हमारे ख्याल से हम में से काफ़ी सारे लोगों के हाथ खड़े हो जाएंगे। ट्रेजरी में भी हो सकता है हम डाउट करें कि क्या हम संभाल पाएंगे या नहीं, रिस्क मैनेजमेंट में भी। तो ऐसे केस में क्या होता है, फ्यू कैंडिडेट अवेलेबल रहते हैं। अगर ऐसे कैंडिडेट कम अवेलेबल रहेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि इनकी डिमांड ज़्यादा होगी, इनकी सैलरी भी अच्छी लगती है ना। नेचुरली देयर मार्केट डिमांड एंड वैल्यू ही हाई है ना। क्लियर हो गया कि भाई अगर
अगर जो है बहुत ही अब पता चल रहा है फॉरेन एक्सचेंज के लिए आप कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं और आपके बैंक में 1 लाख एम्प्लॉई हैं, जिसमें से पता चल रहा है केवल 1,000 एम्प्लॉई ऐसे हैं जिनको फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पता है, तो ऑब्वियसली 99,000 लोग तो वैसे ही हट गए। अब ये जो 1,000 लोग हैं, इनकी डिमांड ज़्यादा रहेगी मार्केट में और इनकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा डिमांड करेंगे सैलरी की भी। द मार्केट सिचुएशन डिपेंड अपॉन प्रिवेलिंग मार्केट रेट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ एम्प्लॉयज एंड एक्सपर्टाइज टू बी रिक्रूटेड एंड देयर डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन। तो मार्केट जो सिचुएशन होती है फ्रेंड्स, वो किस पर डिपेंड करती है कि उस समय क्या मार्केट रेट चल रहा है, प्रिवेल क्या कर रहा है मार्केट रेट, सर्टेन टाइप ऑफ एम्प्लॉय, विशेष प्रकार के एम्प्लॉय के लिए क्या मार्केट रेट चल रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि मार्केट रेट का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट से नहीं है, कुछ विशेष प्रकार, जैसे फॉरेन एक्सचेंज के जो एम्प्लॉई हैं उनका क्या रेट चल रहा है मार्केट में। मान लीजिए उनका 60,000 रुपये महीने की सैलरी का चल रहा है, तो ये हो गया मार्केट रेट। ओके, और उनकी जो एक्सपर्टाइज है, जिनको आपको रिक्रूट करना है, उनकी एक्सपर्टाइज जो है, उनकी डिमांड और सप्लाई कैसी है, उनकी मतलब अगर मान लीजिए फॉरेन एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा डिमांड है और लोगों की सप्लाई नहीं है, तो ऐसे में एक एक व्यक्ति के पास में 4-4 नौकरियां आ जाएंगी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड। तो ऑब्वियसली अगर सप्लाई घटेगी और डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये मार्केट सिचुएशन इस बात पर डिपेंड करती है, किस बात पर डिपेंड करती है कि उस समय एम्प्लॉय का मार्केट रेट क्या चल रहा है, सर्टेन टाइप के एम्प्लॉय का मार्केट रेट क्या चल रहा है और किस तरीके के एम्प्लॉय हम ढूंढ रहे हैं, जो एक्सपर्टाइज हो, जिसको हमें रिक्रूट करना है वो किसी विशेष फील्ड में एक्सपर्टाइज होगा। अगर आपको बैंक में पीओ चाहिए तो पीओ हर जगह अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट के लिए पर्सन चाहिए तो बहुत कम अवेलेबल हैं। ओके, तो इनके मतलब सप्लाई और डिमांड यहाँ पर भी लागू होता है। द रिक्रूटमेंट गोज अप इफ न्यू कंपनीज केम इनटू एग्जिस्टेंस। अगर नई कंपनियां फ्रेंड्स जो है, नई नई कंपनियां बनेंगी, मान लीजिए कोई नई कंपनी बनी और उनको किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टाइज चाहिए, तो ऑब्वियसली वो रिक्रूटमेंट जो है बढ़ा देंगी अपना, और ज़्यादा पैकेज पर लोगों को हायर करने लगेंगे, क्योंकि वो नई कंपनियां, उनको अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो सर्टेन क्षेत्र के एक्सपर्टाइज को खरीदना ही पड़ेगा या फिर उनको नौकरी देनी ही पड़ेगी। तो यही कह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट जो है और ऊपर चला जाता है। गोज अप का मतलब उनकी सैलरी और बढ़ जाएगी जिसको आप हायर करने जा रहे हैं, क्योंकि नई कंपनी आ गई, अब उनको नौकरी देने के लिए वो तैयार हैं। ओके, द ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसी ऑफ ओवरऑल ग्रोथ आर द राइट मैन ऑन राइट जॉब आल्सो हैज इम्पैक्ट ऑन मार्केट कंडीशन। साथ ही साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होती है फ्रेंड्स, वो हो सकती है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी होगी कि पूरी ओवरऑल हमें ग्रोथ चाहिए, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हमको चाहिए। दूसरी पॉलिसी हो सकती है कि सही आदमी सही जॉब के लिए, राइट मैन फॉर राइट जॉब के लिए, ये भी जो है मार्केट कंडीशन को इम्पैक्ट करते हैं। ओके, क्यों क्यों इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपको राइट मैन राइट जॉब के लिए चाहिए तो उस केस में आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ओवरऑल ग्रोथ चाहते हैं तो आप एक्सपर्ट नहीं ढूंढ रहे हैं, ओवरऑल जो है ग्रोथ चाहते हैं, तो उसमें आपको एक्सपर्ट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ओके, यू नीड राइट मैन फॉर राइट जॉब। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, जो राइट मैन फॉर राइट जॉब आप ढूंढ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तो हम चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए, यही होता है ना, राइट मैन फॉर राइट जॉब। और ये इनका पर्पज क्या होता है, राइट मैन फॉर राइट जॉब, सो दैट वी कैन अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। हम ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है, उसको पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए राइट मैन फॉर राइट जॉब हायर कर रहे हैं, जो मैंने अभी बताया, ध्यान रखिएगा, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द पॉलिसी ऑफ ओवरऑल ग्रोथ इज फॉलोड, इट मे बी पॉसिबल टू डेवलप फ्रॉम इंटरनल सोर्सेस अ मैन टू रीच सच पोजीशन एंड द कंपनी मे नॉट बी टोटली एट द मर्सी ऑफ मार्केट सिचुएशन। अब अगर कोई जो है ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो कि ओवरऑल ग्रोथ में विश्वास रखती है, तो वो क्या करेगी, राइट मैन फॉर राइट जॉब नहीं ढूंढेगी, बल्कि ओवरऑल ग्रोथ अगर उसे चाहिए तो वो क्या करेगी, डेवलप करेगी इंटरनल सोर्सेज से ही एक किसी व्यक्ति को वो पकड़ेगी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए फॉरेन एक्सचेंज में आपको एक्सपर्ट चाहिए, तो दो तरीके हैं ना, एक तो आप फॉरेन एक्सचेंज का एक पर्सन हायर कर लीजिए, भले ही वो 6 लाख साल का ले, 10 लाख साल का ले, 20 लाख साल का ले, राइट मैन ऑन राइट जॉब वाली पॉलिसी के तहत आपको तुरंत ही 20 लाख रुपए पे करके एक व्यक्ति को हायर कर लिए जिसको फॉरेन एक्सचेंज आता है। अगर ओवरऑल ग्रोथ चाहते हैं तो इसके लिए दूसरा तरीका हो सकता है कि आप क्या करिए, इंटरनल सोर्स एक पकड़िए, किसी एक अच्छे से स्टाफ मेंबर को पकड़िए जो कि अच्छा है, और उसको जो है तैयार कर दीजिए, आप उसको फॉरेन एक्सचेंज सिखवाइए, ट्रेनिंग दीजिए, उसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव दीजिए, जैसे भी करके, ताकि वो धीरे धीरे करके फॉरेन एक्सचेंज सीख जाएगा। जब वो फॉरेन एक्सचेंज सीख जाएगा तो आपको इस फिलॉसफी की जरूरत नहीं रहेगी, यानी आपको किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है। ओके, और उस केस में अगर आप इंटरनली ही अपने लिए एक ऐसा लड़का तैयार कर लेते हैं जो कि आपका काम कर सकता है, तो कंपनी में नॉट बी टोटली एट द मर्सी ऑफ मार्केट सिचुएशन। तो मार्केट में क्या रेट चल रहा है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए एम्प्लॉय का, उस मर्सी पर, उस दया भाव पर कोई भी बैंक को मतलब
किसी भी कंपनी को रहने की ज़रूरत नहीं। मतलब अभी क्या है कि मार्केट की सिचुएशन पर अगर मार्केट में किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए 32 लाख रुपए सैलरी एवरेज जा रही है, तो अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी कंपनी है, वो इसी बात पर तो डिपेंड करती है कि अगर 32 लाख सैलरी है तो हम 32 लाख ही देंगे या उससे ज़्यादा देंगे, उससे कम तो नहीं दे पाएंगे। लेकिन यदि हम अपने इंटरनल स्टाफ मेंबर को ही, कोई कंपनी अपने ही लोगों को अमेरिका वगैरह भेज करके जहाँ पर भी उसे बेस्ट ट्रेनिंग आप दे सकते हैं, बेस्ट ट्रेनिंग दे करके अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है और आप जो है दया के पात्र नहीं रह जाते हैं। तो क्लियर होता है फ्रेंड्स यहाँ पर मार्केट सिचुएशन के बारे में। आई होप मार्केट सिचुएशन कैसे अफेक्ट करती है आपके कंपनसेशन लेवल को। कंपनसेशन लेवल को ऐसे अफेक्ट करेगी कि अगर मार्केट में जो रेट चल रहा है उस, या तो कंपनी आपको वो रेट ऑफर करेगी या उससे ज़्यादा ऑफर करने की कोशिश करेगी, तभी आप जो है उस कंपनी को ज्वाइन करेंगे। तो मार्केट सिचुएशन दूसरा फैक्टर होता है जो कंपनसेशन का लेवल। अगेन जब मैं कंपनसेशन लेवल की बात कर रहा हूँ फ्रेंड, तो दिमाग में ये बात रखिएगा कि सैलरी, जो इंश्योरेंस, जो आपको एनपीएस सारा कुछ मिलता है, वो सारी चीज़ें मिला करके ही आपका कंपनसेशन होता है। ये बात ध्यान रख करके चलेंगे तभी ये बात क्लियर होगी। ओके, अब कुछ विशेष तरीके के जो स्किल के लोग होते हैं, कुछ लोगों को जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात कर लीजिए या मैकेनिकल फील्ड की बात कर लीजिए, जो टाटा मोटर्स वगैरह हैं, यहाँ पर कार वगैरह जो बनती हैं, कुछ स्किल्ड लोग होते हैं, कुछ सर्टेन टाइप के एक्सपीरियंस जिनको लग्जरी कार में एक्सपीरियंस अगर आपको कैंडिडेट चाहिए तो वो कुछ रेयर ही मिलेंगे, क्योंकि लग्जरी कारें हैं ही, उनकी फैक्ट्रियाँ भी कम ही हैं और उनमें एक्सपीरियंस लोग भी कम हैं। ओके, तो ये बहुत कम मतलब कम अमाउंट में अवेलेबल होते हैं या बहुत कम संख्या में अवेलेबल होते हैं। कैसे लोग? सर्टेन स्किल वाले लोग। ओके, और सर्टेन फील्ड में एक्सपीरियंस वाले जो कैंडिडेट होते हैं बहुत कम अवेलेबल रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बैंकिंग इंडस्ट्री का ही ले लें तो एरिया ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में एक्सपर्ट कम मिलेंगे, ट्रेजरी में एक्सपर्ट कम मिलेंगे, रिस्क मैनेजमेंट में भी एक्सपर्ट कम ही, वेरी फ्यू कैंडिडेट्स आर अवेलेबल। ओके, अब अगर लोग कम होंगे यानी कि सप्लाई कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी, देयर मार्केट डिमांड इज मोर एंड देयर वैल्यू इज आल्सो हाई, वैल्यू भी ज़्यादा होगी। भाई वो तो अपनी बातों को मनवाएंगे ही, क्योंकि उनको फॉरेन एक्सचेंज उन्हीं को आता है। अब आप सोचिए कोई एक बैंक हो या एक समय रहा होगा थोड़े साल पहले की, अगर हम 25-30 साल पहले की बात करें तो एक समय ऐसा रहा होगा जब बैंकों में पहली बार फॉरेन एक्सचेंज का काम शुरू हुआ होगा, तो हो सकता है कि केवल 2-3 लोग ही पूरे बैंक में रहे हों जिनको फॉरेन एक्सचेंज आता रहा हो। तो ऑब्वियसली उन्होंने अपनी बातें सारी मनवाई होंगी, तभी बैंक को ज्वाइन किया होगा या अपनी शर्तों के आधार पर ही बैंक में रहे होंगे फ्रेंड्स। ओके, द मार्केट सिचुएशन डिपेंड अपॉन प्रिवेलिंग मार्केट रेट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ एम्प्लॉई एंड एक्सपर्टाइज टू बी रिक्रूटेड एंड देयर डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन। ओके, तो मार्केट की सिचुएशन किस बात पर निर्भर करती है कि उस समय विशेष जिस टाइप का एम्प्लॉई आपको चाहिए, जिस फील्ड में एक्सपर्टाइज आपको चाहिए, उसका मार्केट रेट क्या चल रहा है। यदि आपको लग्जरी कार में एक्सपर्ट चाहिए तो लग्जरी कार में एक्सपर्ट का रेट क्या चल रहा है, 1 करोड़ अगर सालाना का चल रहा है तो आपको भी उसी हिसाब से ही पैकेज ऑफर करना पड़ेगा। साथ ही साथ उनकी डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन कैसी है, क्या 4 नौकरियां जो है लग्जरी कार के एक्सपर्ट की निकल रही हैं, तो क्या 4 कैंडिडेट अवेलेबल हैं या एक ही कैंडिडेट अवेलेबल है। तो ये भी जो है डिपेंड करेगा कि आपको कितना कंपनसेशन मिलेगा, क्योंकि अगर 4 नौकरियां निकल रही हैं और सिर्फ एक ही व्यक्ति अवेलेबल है तो ऑब्वियसली चारों चाहेंगे कि ये आदमी हमारे यहाँ पर नौकरी करे, लेकिन वैसा होगा नहीं। तो ऐसे केस में आप बाकी 3 लोगों से निगोशिएट करके अपनी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़वा सकते हैं या हायर सैलरी पर आप रिक्रूट हो सकते हैं। जब नई कंपनियां एग्जिस्टेंस में आती हैं फ्रेंड, तो ये जो रिक्रूटमेंट होता है ये और ज़्यादा हाई हो जाता है। ध्यान रखेंगे कि अगर जो है नई कंपनी खुलेगी तो उसको तुरंत ही, अगर कोई नई कंपनी खुल रही लग्जरी कार की, तो उसको ऑब्वियसली एक एक्सपर्ट चाहिए ही होगा, जो लग्जरी कार में बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं वो चाहिए होंगे। तो ऐसे केस में रिक्रूटमेंट और हाई हो जाएगा, वो और ज़्यादा पैकेज देने के लिए तैयार होंगी, क्योंकि अगर वो एक्सपर्ट पाएंगे नहीं तो जो नई कंपनी है उसके खुलने ना खुलने का क्या फ़ायदा। तो अगर कंपनी को आगे बढ़ना है तो उसे ज़्यादा पैसा दे करके भी मतलब लोगों को हायर करना पड़ेगा। मोर कंपनसेशन विल बी गिवन। ओके, अब ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी कैसी है, ओवरऑल ग्रोथ चाहती है ऑर्गेनाइजेशन या राइट मैन फॉर राइट जॉब चाहती है, उसके हिसाब से भी मार्केट कंडीशन जो है इम्पैक्ट होती है। मार्केट कंडीशन पर इसका भी असर पड़ता है। अगर कोई कंपनी ओवरऑल ग्रोथ चाहती है तो वो मतलब अपने ही लोगों को तैयार करके जो है एक्सपर्ट बनाएगी, और अगर राइट मैन फॉर राइट जॉब अगर आपकी पॉलिसी है आपके ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो क्या करेंगे, बेस्ट आदमी को हायर कर लेंगे मार्केट से, चाहे जो भी पैसा देना पड़े। ओके, तो अगर पॉलिसी है बैंक की ओवरऑल ग्रोथ को लेकर के, तो वो क्या करेंगे, डेवलप कर लेंगे एक मैन को इंटरनल सोर्सेस से ही, अपने एक स्टाफ मेंबर को ही तैयार कर देंगे कि भाई तुम रेडी रहो,
तुमको फॉरेन एक्सचेंज में एक्सपर्ट बनना है या तुमको ट्रेजरी में एक्सपर्ट बनना है, तुम ही ये सारा काम देखोगे, जो भी ट्रेनिंग वगैरह देनी है वो हम सारी दिलवाएंगे, लेकिन तुम एक्सपर्ट बन जाओ इसमें। ओके, तो इंटरनल सोर्सेज से ये ओवरऑल ग्रोथ की स्ट्रेटजी का नतीजा होता है। और इस केस में मार्केट सिचुएशन पर, लोगों की मर्जी पर जो है, या मार्केट की मर्जी पर जो है, मार्केट की दया पर जो है कंपनी को जिंदा रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका खुद का स्टाफ जो है वो गेट रेडी हो रहा है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में हमने तीसरा देखा था फ्रेंड, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ कंपनसेशन। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि कंपनसेशन का लेवल डिसाइड करते हैं। तो उसमें इंटरनल फैक्टर कौन से हैं, तो देखिए इंटरनल फैक्टर में आता है कैपेसिटी ऑफ कंपनी टू पे, कंपनी की पे करने की कैपेसिटी कितनी है, बार्गेनिंग पावर ऑफ द यूनियंस, यूनियन की बार्गेनिंग करने की पावर कितनी है, अट्रैक्शन एंड रिटेंशन प्रेशर, कितना ज़्यादा हमें रोक करके रखना है, अट्रैक्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, वो भी एक फैक्टर होता है, मोटिवेशनल फैक्टर। ये सारे इंटरनल फैक्टर होते हैं जो कि आपके कंपनसेशन का लेवल डिसाइड करते हैं। कैपेसिटी ऑफ कंपनी टू पे का मतलब हुआ कि कंपनी कितना पे कर सकती है, क्या 10 लाख साल में दे सकती है, 12 लाख दे सकती है, उसी हिसाब से आपका कंपनसेशन डिसाइड होगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ यूनियन, जो यूनियन वगैरह बनी हुई हैं वो कितना बार्गेन कर पाती हैं, अगर हमारी यूनियन अच्छे से बार्गेन करे तो हमारी सैलरी 20% या 30% भी बढ़ सकती है, 40% भी बढ़ सकती है। ओके, तो वही बता रहा है कि ये भी एक फैक्टर होगा आपके कंपनसेशन के लिए कि यूनियन कितना बार्गेनिंग पावर रखते हैं। अट्रैक्शन एंड रिटेंशन प्रेशर, अगर कंपनी के ऊपर जो है नए नए टैलेंट को अट्रैक्ट करने का और जो पुराने लोग हैं उनको रिटेन करने का प्रेशर होगा, तो उसी हिसाब से वो सैलरी को बढ़ाएंगे, है ना। अगर रिटेंशन करना चाहेंगे तो वो सैलरी को बढ़ाएंगे, तभी वो रिटेन कर पाएंगे। इसके अलावा मोटिवेशनल फैक्टर भी होता है, मोटिवेशनल फैक्टर भी ये डिसाइड करेगा कि आपका कंपनसेशन का लेवल क्या होगा, क्योंकि अगर आपको आपका मोटिवेशन लेवल हाई रहेगा, आप अच्छा परफॉर्म करोगे, तो बदले में आपको कंपनसेशन और ज़्यादा दिया जाएगा फ्रेंड्स। ओके, उसका हम एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या आता है, एक्सटर्नल फैक्टर में हम देखेंगे लेबर लॉ गवर्निंग द सब्जेक्ट ऑफ वेजेज, जो आपकी सैलरी होती है, जो वेजेज होते हैं, जो इनोवेशन होता है फ्रेंड, उसके लिए जो गवर्नमेंट के लेबर लॉ हैं वो क्या हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर होगा जो कि आपके कंपनसेशन को प्रभावित करेगा। प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिन्यूमरेशन ऑफ मैनेजर्स, जो रिन्यूमरेशन का कॉन्सेप्ट है कंपनीज एक्ट में, उसमें क्या प्रोविजन है वो भी आपके वेजेज को, कंपनसेशन को डिसाइड करता है। डिफरेंट वेज कॉन्सेप्ट, डिफरेंट जो मतलब वेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो भी, कंपनसेशन सर्वे जो होते रहते हैं वो भी अफेक्ट करेंगे आपके कंपनसेशन को। रिकमेंडेशन ऑफ आर्बिट्रेशन, जो बिचौलिया होगा उसका रिकमेंडेशन भी एक मुद्दा बनता है, जो जैसे पे कमीशन वगैरह जो होते हैं फ्रेंड्स, ये है ना मीडिएटर का काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ बाइपर्टेट होता है वैसे ही सेंटर में पे कमीशंस बनते हैं, तो ये भी जो है फ्रेंड्स हमारे कंपनसेशन को अफेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये बनेगा कि इनमें से कौन सा इंटरनल फैक्टर है आपके कंपनसेशन को अफेक्ट करने के लिए। 3 यहाँ से उठाएंगे, एक चौथा यहाँ से उठा लेंगे, तो इसलिए ये याद रख लेना जरूरी है कि इंटरनल में कौन सा आता है और एक्सटर्नल में कौन सा आता है। इंटरनल फैक्टर में कंपनी की कैपेसिटी कितनी है पे करने की, दूसरा बार्गेनिंग पावर कैसी है यूनियन की, तीसरा रिटेंशन करने का और अट्रैक्शन करने का प्रेशर है या नहीं है, और चौथा मोटिवेशनल फैक्टर। ये सारे इंटरनल फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं आपकी सैलरी को। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या आता है, लेबर लॉ क्या है, जो आपकी सैलरी को डिसाइड, कंपनसेशन या वेज को डिसाइड करने के लिए जो लेबर लॉ है वो कैसा है, कंपनीज एक्ट में क्या प्रोविजन है आपके रेन्यूमरेशन के लिए, डिफरेंट वेज के जो कॉन्सेप्ट आए हुए हैं, अभी हम इस डिफरेंट वेज कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे भी फ्रेंड्स यहाँ पर। ओके, कंपनसेशन के लिए जो सर्वेज होते हैं, जो आर्बिट्रेशन का जो रिकमेंडेशन है, बिचौलिया या मध्यस्थ का जो आपका रिकमेंडेशन है, पे कमीशंस वगैरह हो गए, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो कि आपके कंपनसेशन को प्रभावित करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने समझ लिया कंपनसेशन कैसे डिसाइड होता है। कंपनसेशन को डिसाइड होने के लिए 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं फ्रेंड्स। पहला फैक्टर कौन सा था, याद करके बताइए। पहला फैक्टर था कंपनी की पॉलिसी नहीं था, पहला फैक्टर था आपका कंपनी का ऑब्जेक्टिव था, दूसरा मार्केट सिचुएशन था, और तीसरा इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स। ओके, तो ये 3 थे जो आपकी सैलरी को डिसाइड करते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स, कंपनसेशन थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, लेट अस नाउ कंसीडर कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ कंपनसेशन। जो कंपनसेशन का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है या कंसेप्चुअल एस्पेक्ट है फ्रेंड्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अ गुड कंपनसेशन पैकेज शुड कवर फैक्टर्स लाइक एडिक्वेसी, सोशल कंसिडरेशन, सप्लाई एंड डिमांड पोजीशन, फेयरनेस, इक्वल पे फॉर इक्वल जॉब एंड जॉब इवोल्यूशन।
तो एक अच्छा अगर कंपनसेशन पैकेज है तो वो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखेगा, एडिक्वेसी होनी चाहिए, पर्याप्तता होना चाहिए, सोसाइटल कंसिडरेशन, सोसाइटी को भी कंसिडर करके चलना है कि मतलब मिनिमम इतनी सैलरी आपको देनी ही देनी है, सप्लाई और डिमांड कैसी है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, फेयरनेस होनी चाहिए, सबके साथ इक्वलिटी रहनी चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, और जॉब एवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड जो कि एक अच्छे कंपनसेशन पैकेज का मतलब पार्ट होती हैं। जॉब एवोल्यूशन के बारे में फ्रेंड्स अगले लेक्चर में पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। ओके, तो एक अच्छा कंपनसेशन पैकेज अगर होगा तो उसमें सोसाइटल कंसिडरेशन भी रहेगा, सप्लाई डिमांड की पोजीशन भी वो देखेगा, फेयरनेस रखेगा, इक्वल पे देगा, इक्वल वर्क के लिए चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो सबको इक्वल रखेगा। ये सारी चीज़ें एक अच्छे कंपनसेशन पैकेज का पार्ट होती हैं। दीज कॉन्सेप्ट आर एक्सप्लेन्ड ब्रीफली। अब उन कॉन्सेप्ट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एडिक्वेसी ऑफ वेजेज का क्या मतलब होता है, देखिए हमने यहाँ पर देखा था ना कि एडिक्वेसी होनी चाहिए, पर्याप्तता होनी चाहिए, यानी कि जो आपका वेज है वो पर्याप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर एडिक्वेसी ऑफ वेजेज की बात करेंगे। कमेटी ऑन फेयर वेजेज प्रोनाउंस सर्टेन वेज कॉन्सेप्ट सच एज, तो जो एक कमेटी है फेयर वेजेज पर, उन्होंने 4 तरीके के वेजेज की बात करी हुई है। देखिए यहाँ पर 4 तरीके के वेजेज की बात हुई की है। मिनिमम वेजेज, लिविंग वेजेज, फेयर वेजेज, नीड बेस्ड मिनिमम वेजेज। ठीक है, तो देखिए मिनिमम वेजेज का मतलब कम से कम इतना दिया जाना चाहिए। लिविंग वेजेज का मतलब हुआ आपको इतना मिले कि आप जिंदा रहें, मतलब सोशल नीड पूरी हो पाए आपकी। फेयर वेजेज का मतलब इतना मिलना चाहिए, फेयर होना चाहिए, मतलब जो है मिनिमम वेजेज और एक लग्जरी वेजेज के बीच का कहीं का। नीड बेस्ड मिनिमम वेजेज का मतलब कि मिनिमम तो है लेकिन उसकी नीड पूरी हो जाए, यानी पर्सन टू पर्सन ये डिसाइड किया जाएगा। वी विल डिस्कस अबाउट इन डिटेल आल्सो। अभी के लिए इतना देख लीजिए कि जो है हमने क्या देखा, कॉन्सेप्ट एडिक्वेसी ऑफ वेजेज का क्या मतलब हुआ। एडिक्वेसी ऑफ वेजेज मतलब इतना वेज आपको, इतना मजदूरी, इतना मेहनताना जरूर मिल जाना चाहिए कि आप जो है अपनी ज़रूरतें पूरी कर सको। तो कमेटी ऑन फेयर वेजेज, जो फेयर वेजेज पर कमेटी थी, उन्होंने 4 तरीके के वेजेज के कॉन्सेप्ट दिए हैं। एक मिनिमम वेजेज, दूसरा लिविंग वेजेज, तीसरा फेयर वेजेज, चौथा नीड बेस्ड वेजेज। ओके, व्हाइल द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वेजेज इज वेज लेवल टू सस्टेन द वर्कर। ओके, तो मिनिमम वेजेज क्या कहता है, मिनिमम वेजेज का मतलब होता है ऐसा मजदूरी का लेवल कि सस्टेन कर सके आप वर्कर को, जो वर्कर है वो केवल सस्टेन कर सके, अपनी ज़िंदगी किसी तरह से जी सके, इतनी ही सैलरी देनी है। मिनिमम वेज मतलब अगर कोई व्यक्ति दिन में 300 रुपये जो है 300 रुपये में अगर दिन बिता सकता है तो उसको 300 रुपये ही देना है ताकि वो सस्टेन कर पाए अपनी लाइफ को केवल। दूसरा होता है लिविंग वेजेज। लिविंग वेजेज कंसिडर द एस्पेक्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ सोशल नीड एंड इंश्योरेंस कवरेज। अब अगर किसी को आप इतना मजदूरी दीजिए कि उसकी जो सोशल नीड है वो पूरी हो जाए और उसको इंश्योरेंस कवरेज भी मिल जाए, तो उसे फ्रेंड्स लिविंग वेजेज कहते हैं। फेयर वेजेज क्या होता है, फेयर वेजेज का मतलब होता है बिटवीन मिनिमम वेजेज एंड वन व्हिच कुड बी डिटरमाइंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू पे। ओके, तो फेयर वेजेज वो वेजेज होते हैं जो कि बीच में होते हैं। मिनिमम वेजेज ये मिनिमम हो गया 300 रुपये, और कंपनी कितना पे कर सकती है, मान लीजिए कंपनी पे कर सकती है 10,000 रुपये, तो 300 रुपये मिनिमम वेजेज हो गया और 10,000 रुपये मैक्सिमम अगर कंपनी पे कर सकती है, तो उस वर्कर की कैपेसिटी कितनी है उसी हिसाब से अगर मान लीजिए आपने 5,000 रुपये रख दिया तो वही उसका फेयर वेजेज हो जाता है। तो फेयर वेजेज बिटवीन होता है मिनिमम वेजेज, मिनिमम कितना आपका वेज है, एंड दैट वन व्हिच बी कुड बी डिटरमाइंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू पे। ओके, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी कितनी है पे करने की, उसके और मिनिमम के बीच का होता है, बट कवरिंग द एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर, प्रिवेलिंग रेट एंड इकोनॉमिक सिनारियो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम वेज मान लीजिए रोज का 300 रुपये है, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में किसी को 10,000 रुपये वेजेस दे सकती है, तो इसी के बीच का आपको लेना है उस वर्कर के लिए। लेकिन उस वर्कर की प्रोडक्टिविटी कैसी है, उस समय मार्केट में रेट क्या चल रहा है, डेली का आदमी कितना कमा रहा है, तो मान लीजिए मार्केट में 3,000 रुपये पर डे कोई कमा पा रहा है एवरेज, इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी है, तो उसके लिए जो फेयर वेजेज होगा वो 3,000 रुपये रख दिया जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फेयर वेजेज होता है मिनिमम वेज कितना है, कंपनी मैक्सिमम कितना दे सकती है, उसके बीच में ही कहीं पर फेयर वेजेज आता है। नीड बेस्ड वेजेज का मतलब होता है सेटिस्फाइंग द मिनिमम ह्यूमन नीड ऑफ द वर्कर। ओके, ऑफ द वर्कर, तो कहने मतलब नीड बेस्ड मिनिमम वेज का मतलब हुआ वेज मिनिमम ही रहेगा लेकिन नीड बेस्ड होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है, बी है और सी है। अब ए को जो नीड है वो 300 रुपये पर डे की है, बी के जो नीड है वो 400 रुपये पर डे की है, और सी के जो नीड है मान लीजिए वो 800 रुपये प्रतिदिन की वेज की नीड है। तो ये 300 रुपये, इसकी 400 रुपये, ये 800 रुपये, नीड बेस्ड मिनिमम वेज ये हो गया। इसकी नीड 300 की है
तो उसका मिनिमम वेज 300 कर दिया, इसकी नीड 400 की तो इसको 400 कर दिया, इसकी 800 है तो इसको 800 कर दिया। उसकी नीड के हिसाब से मिनिमम वेज हम उसको दे रहे हैं जितनी में उसका सर्वाइवल हो जाए, लेकिन उसकी ज़रूरत के हिसाब से दे रहे हैं। अब आप कहोगे कि ए जो है 300 में काम कर रहा है, सी 800 में काम कर रहा है, ए को बुरा नहीं लगेगा, तो ऑब्वियसली ए की स्किल भी उसी हिसाब से होगी, इसीलिए ए को 300 मिलेगा और सी को 800 मिलेगा। अगर ए के पास सी वाली स्किल होगी तो सी को भी 800 रुपये दे दिए जाएंगे फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया नीड बेस्ड मिनिमम वेजेज का। अगर आपको जो है मतलब सरकार की तरफ से जो मिनिमम वेजेज हमेशा डिसाइड किए जाते हैं हर महीने, वो चीज़ अगर देखनी है तो इस वेबसाइट पर जा करके आप देख सकते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इग्नोर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मिनिमम वेजेज, लिविंग वेजेज, फेयर वेजेज एंड नीड बेस्ड वेजेज में क्या डिफरेंस होता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए क्लियर रखिए। मिनिमम वेजेज का मतलब होता है वर्कर अपनी लाइफ को केवल सस्टेन कर सकता है, किसी तरह से जीता रहेगा। 300 रुपये दे दीजिए, दोनों टाइम का खाना खा लेगा, वही बहुत है उसके लिए। लिविंग वेजेस का मतलब हुआ कि नहीं वो जिंदा मतलब जो है लिव कर सके, मतलब अपनी ज़िंदगी जिए, तो उसकी सोशल नीड, सामाजिक आवश्यकताएं भी पूरी होंगी, उसको इंश्योरेंस भी है यहाँ पर। यहाँ मिनिमम वेज में इंश्योरेंस वगैरह की कोई बात नहीं, बस केवल किसी तरह से सस्टेन कर रहा है। फेयर वेज कहता है जितना मिनिमम वेज होगा और जो ऑर्गेनाइजेशन की पे करने की कैपेसिटी होगी उसके बीच का कहीं का हम देंगे। मान लिया ऑर्गेनाइजेशन की पे करने की मिनिमम वेज जो है या मिनिमम सैलरी 200 रुपये पर डे है और ऑर्गेनाइजेशन दिन में मैक्सिमम 6000 पे करने को रेडी, तो इसके बीच का कहीं का रेट होगा फ्रेंड्स। ओके, और लेकिन ये रेट कैसे डिसाइड होगा, उस वर्कर की प्रोडक्टिविटी कैसी है, मार्केट में रेट क्या चल रहा है मजदूरी का या फिर इनोवेशन का, और इकोनॉमिक सिनेरियो कैसे, उसके आधार पर ही उसका फेयर वेज डिसाइड होता है फ्रेंड्स। ओके, नीड बेस्ड मिनिमम वेज का मतलब होता है कि उसकी जो मिनिमम ह्यूमन नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई किया जा सके, है ना। एम एट सेटिस्फाइंग मिनिमम ह्यूमन नीड्स ऑफ द वर्कर, जो उसकी मिनिमम ह्यूमन नीड्स हैं वो पूरी हो जाएं, उतना ही पैसा देना है सैलरी के लिए, तो उसे हम नीड बेस्ड मिनिमम वेज कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद में हम अगला टॉपिक उठाएंगे फ्रेंड्स। देखिए, अलाइनमेंट ऑफ कारपोरेट स्ट्रेटजी, एचआर स्ट्रेटजी एंड कंपनसेशन सिस्टम। तो यहाँ पर क्या है, ये है आपकी कारपोरेट स्ट्रेटजी क्या है, एचआर स्ट्रेटजी क्या है, और कंपनसेशन के तौर पर आप क्या दे सकते हैं। तो देखिए, स्ट्रेटजी अगर जो हमारी कारपोरेट यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी है, अगर इनोवेटर चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो हमारे वर्कर हैं वो इनोवेटर रहें, तो ये कारपोरेट स्ट्रेटजी इनोवेटर की हो गई। एचआर का प्रोग्राम क्या कहेगा, कमिटेड टू एजाइल रिस्क टेकिंग इनोवेटिव पीपल। अब एचआर प्रोग्राम ऐसा होगा कि उसे रिस्क लेने वाले और इनोवेटिव लोग हायर करने होंगे, और कंपनसेशन के लिए रिवार्ड इनोवेशन इन प्रोडक्ट, मार्केट बेस्ड पे और फ्लेक्सिबल होगा। ओके, कंपनसेशन क्या देंगे, इनोवेशन अगर करेगा, प्रोडक्ट में इनोवेशन करेगा तो रिवार्ड दिया जाएगा, मार्केट बेस्ड पे किया जाएगा, जैसा मार्केट चल रहा होगा उस हिसाब से, और फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी, अगर कोई कम ज़्यादा मांगता है तो भी हम देने के लिए तैयार रहेंगे। अगर कारपोरेट स्ट्रेटजी है कि हमें कॉस्ट कटिंग करनी है, कास्ट कटर बनाना है, मतलब हमें मिनिमम मतलब जो है पैसा देना है, कास्ट कटिंग करनी है, तो उस केस में एचआर का प्रोग्राम रहेगा, इफ़िशियंसी चाहिए वर्कर में और ऑपरेशनल एक्सीलेंस चाहिए होगा अपने वर्कर से। यहाँ पर रिस्क की बात नहीं होगी, देखिए, क्योंकि हम इनोवेटर नहीं चाह रहे हैं, हम कास्ट कटिंग की बात कर रहे हैं, मतलब हम काम चला रहे हैं एक तरीके से, देखिए ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इफ़िशियंसी और ऑपरेशनल एक्सीलेंस चाहिए होगा, और फोकस ऑन कंपटीटर्स लेबर कास्ट। अब यहाँ पर कास्ट कटिंग करनी है तो आपको लेबर कास्ट पर फोकस करना होगा। इंक्रीज वेरिएबल पे, मतलब जैसे आपकी सैलरी 60,000 रुपये है तो उसमें मान लीजिए फिक्स पे 40,000 रुपये है और वेरिएबल पे 20,000 रुपये है, तो ये क्या करेंगे, फिक्स पे जो है 20,000 कर देंगे और वेरिएबल पे को बढ़ा करके 40,000 रुपये कर देंगे। तो इस तरीके से आपका वेरिएबल घटता बढ़ता रहता है, तो वही कह रहे हैं कि इंक्रीज वेरिएबल पे, जो वेरिएबल पे है उसको बढ़ा दीजिए, फिक्स वाला घटा दीजिए। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी पर फोकस किया जाएगा, सिस्टम कंट्रोल और वर्क स्पेसिफिकेशन पर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। उसके बाद में तीसरी, अगर कारपोरेट स्ट्रेटजी कस्टमर पर फोकस करना है हमें, हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर जो है हमसे खुश रहें, तो उस केस में एचआर प्रोग्राम जो होगा, डिलाइट कस्टमर एक्सीड एक्सपेक्टेशन। ओके, कस्टमर हैप्पी रहे हमारा, एचआर का कोशिश यही रहेगी, और एक्सपेक्टेशन को हम एक्सीड करें, जो भी कस्टमर चाहता है उसकी एक्सपेक्टेशन को हम एक्सीड कर जाएं, ये कोशिश रहेगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंसेंटिव मिलेगा। इस केस में जैसे ताज होटल का एग्जांपल ले लीजिए, कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है, अच्छा रिकमेंडेशन करता है, तो आपको इंसेंटिव मिलता है। वैल्यू ऑफ जॉब एंड स्किल बेस्ड ऑन कस्टमर
कॉन्टैक्ट, जो आपकी जॉब है, जो आपकी स्किल है, कस्टमर कॉन्टैक्ट आपके साथ के हिसाब से ही आपको वैल्यू उसकी मिलेगी फ्रेंड्स। ओके, यानी कस्टमर के साथ में जहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट है, कस्टमर से आपको मिलना है, जैसे ब्रांचेज में कस्टमर से मीटिंग मतलब हम मिलते रहते हैं बराबर, होटल में हम मिलते रहते हैं कस्टमर से, तो उस केस में आपकी जो जॉब की वैल्यू है वो कस्टमर से कॉन्टैक्ट के हिसाब से ही जो है डिसाइड होती है। तो ये हो गया फ्रेंड जो है अलाइनमेंट ऑफ कारपोरेट स्ट्रेटजी, एचआर स्ट्रेटजी एंड कंपनसेशन सिस्टम। अगर आपको इनोवेटर चाहिए, अगर जो कारपोरेट स्ट्रेटजी है यानी पूरे बैंक की स्ट्रेटजी इनोवेशन वाली है, तो एचआर वाले ऐसे लोगों को हायर करेंगे जो रिस्क ले सकें, इनोवेटिव लोगों को हायर करेंगे। और वहाँ पर जो कंपनसेशन होगा वो इनोवेशन करने पर मिलेगा आपको इनाम, मार्केट के आधार पर जितना मार्केट में रेट चल रहा होगा उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। और फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी, कम ज़्यादा अगर आप चाहें तो निगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप इनोवेटर हैं। ओके, कास्ट कटिंग हो रही है तो हमें इफ़िशियंसी चाहिए, एचआर कहेगा हमें एफिशिएंसी चाहिए, ऑपरेशनल एक्सेलेंस चाहिए, क्योंकि हम कास्ट कटिंग कर रहे हैं। फोकस ऑन कंपटीटर्स लेबर कॉस्ट, अब यहाँ पर जो लेबर कास्ट है उस पर हम फोकस करेंगे कि वो कम से कम रहे, जो वेरिएबल पे है उसको हम बढ़ा देंगे, प्रोडक्टिविटी पर हम जोर देंगे। ओके, और सिस्टम में कंट्रोल और वर्क स्पेसिफिकेशन पर हमारा फोकस बना रहेगा। अगर आप चाहते हैं कस्टमर फोकस्ड है, हमारी जो कारपोरेट स्ट्रेटजी है वो कैसी है, कस्टमर पर जोर देना है। जो सर्विस इंडस्ट्री होती है ऑब्वियसली वहाँ पर कस्टमर पर ही फोकस होता है हमारा। डिलाइट कस्टमर, कस्टमर हैप्पी हो हमारा और हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करें, ऐसी कोशिश करनी है, ये एचआर की पॉलिसी होगी। और कस्टमर सेटिस्फैक्शन बेस्ड इंसेंटिव मिलेगा। यदि कोई कस्टमर आपसे, जैसे स्टार परफॉर्मर वाला मैंने नहीं बताया था ताज होटल में, तो अगर कोई कस्टमर आता है और वो आपको अच्छा रिकमेंडेशन दे करके जाता है तो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन की वजह से आपको इंसेंटिव मिल सकता है। उसके बाद में जो आपकी जॉब है और जो आपकी स्किल है वो कस्टमर कॉन्टैक्ट के हिसाब से उसकी वैल्यू दी जाएगी यहाँ पर फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, सोशल कंसिडरेशन एंड लीगल फ्रेमवर्क की बात करेंगे। मतलब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि जो आपको सैलरी मिलती है, कंपनसेशन मिलता है, उसमें सोसाइटल कंसिडरेशन क्या है और लीगल फ्रेमवर्क क्या है। ओके, यानी सरकार ने क्या नियम बना रखे हैं वो सारी बातें करेंगे। द लेवल ऑफ कंपनसेशन इन एनी इंडस्ट्री थ्योरेटिकली गेट डिसाइडेड बाय सोशल इकोनॉमिक कंसिडरेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कंपनसेशन आपको मिलता है, थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो वो सोशल और इकोनॉमिकल कंसिडरेशन के हिसाब से, सामाजिक और अर्थशास्त्र में इकोनॉमी के क्या कंडीशन है उसके आधार पर आपका कंपनसेशन लेवल डिसाइड होता है। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेज विल मेक द फ्लो ऑफ सप्लाई शिफ्ट। ओके, तो अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सैलरी का या वेजेज का या जो कंपनसेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रेंड्स, अगर वो सही नहीं है, मतलब स्क्यूड का मतलब टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब किसी को कम किसी को ज़्यादा, स्क्यूड है, ट्विस्टेड टाइप का है। अगर जो है डिस्ट्रीब्यूशन वेजेज का ठीक नहीं है, स्क्यूड है, कहने मतलब ट्विस्टेड है, यानी किसी को कम किसी को ज़्यादा मिल रहा है, दिस विल मेक द फ्लो ऑफ सप्लाई शिफ्ट। इसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई में शिफ्टिंग होती है। सप्लाई में शिफ्टिंग मतलब जॉब की, लोगों की सप्लाई में शिफ्टिंग हो जाएगी। अगर देखिए किसी को उसी ऑर्गेनाइजेशन में 400 रुपये मिल रहे हैं, किसी को उसी ऑर्गेनाइजेशन में 900 रुपये मिल रहे हैं, किसी को उसी ऑर्गेनाइजेशन में 300 रुपये मिल रहे हैं, तो अगर इस तरीके से जो वेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्क्यूड है, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी लोग 350 पा रहे हैं, कुछ लोग 300 पा रहे हैं, कुछ लोग पक्का 500 पा रहे हैं, यही दो वेज लेवल है। अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन कोई 300 पा रहा है उसी ऑर्गेनाइजेशन में पर डे, कोई 900 रुपये पा रहा है और कोई 1200 रुपये अगर पा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स कि सप्लाई में शिफ्ट हो जाती है। कहने मतलब ये हुआ कि 1200 रुपये पाने के लिए आदमी दूसरी कंपनियों में ट्राई करने लगेगा, आपकी कंपनी में नहीं रुकेगा। विद द एप्लीकेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई द इक्विलिब्रियम विल बी अटेंडेड। तो इस वजह से क्या होगा कि अब यहाँ पर आपको डिमांड और सप्लाई के प्रिंसिपल को यूज करके एक सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत होगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नौकरी छोड़ करके जाने लगेंगे, क्योंकि जो आपके यहाँ वेजेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही नहीं है। ओके, दिस मीन्स दैट द कंपनसेशन लेवल बिल मोर आर लेस टेंड टू बी एट पार ऑफ कंपरेबल वर्क। मतलब कहने का ये हुआ कि यहाँ पर जो कंपनसेशन लेवल होगा वो आपके काम के आसपास ही रहेगा, या तो काम जितना काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा, यानी अगर आप 300 का काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपको 500 रुपये मिल रहे हों, या आप 300 का काम कर रहे हैं तो आपको 200 रुपये मिल रहे हों। इसी तरीके की सिचुएशन रहेगी। ओके, लेकिन ये हमने बात की जो ये थ्योरेटिकल की है फ्रेंड्स। ओके, इन प्रैक्टिस वास्तव में हाउएवर दिस हैपन्स वेरी रेयरली, लेकिन वास्तविकता में ऐसा बहुत कम ही होता है।
In free economy, the government does not control the aspect of wage administration and normally the market forces determine the compensation level. जो फ्री इकोनॉमी है फ्रेंड्स, जैसे हमारे देश की भी फ्री इकोनॉमी है, वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वेजेज का जो वेज एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब किसी की सैलरी डिसाइड करने का काम खुद नहीं कंट्रोल करती। कोई सरकार कभी नहीं कहती है कि आप अपनी फैक्ट्री में 18,000 रुपये दीजिए या 12,000 रुपये दीजिए, ऐसा कुछ वो खुद कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं करती, क्योंकि इकोनॉमी फ्री है हमारी। ओके, नॉर्मली क्या होता है, जो मार्केट फोर्स हैं वही डिटरमाइन करते हैं कि कंपनसेशन का लेवल क्या होगा, सैलरी का लेवल क्या होगा। लेकिन हाउ एवर द एडमिनिस्ट्रेशन इज बाउंड टू प्रोटेक्ट द वर्कफोर्स फ्रॉम इरेशनली लो वेजेज। लेकिन यहाँ पर सरकार का रोल आ जाता है फ्रेंड्स कि आपको इतना भी कम सैलरी ना मिलने लगे जो कि आपके लिए अच्छा ना हो। उस मतलब कहने का ये है कि फ्री इकोनॉमी में ये हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं कि आपको कितनी सैलरी देनी है अपनी वर्कर को, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूरी है कि आपको जो लेबर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि आपको कम से कम एकदम लोवेस्ट जो है वेज ना मिलने लगे। जैसे अगर सरकार ये डिसाइड कर देगी कि मिनिमम जो सैलरी है वो 10,000 रुपये से कम नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब हुआ कि अब कोई भी कंपनी आपको हायर करेगी तो उसे 10,000 रुपये तो देना ही होगा। 10,000 या 10,000 से वो ज़्यादा दे सकती है, लेकिन कोई आपको 6,000 रुपये महीने की सैलरी पर हायर नहीं करेगा। तो वहाँ पर अब आपको गवर्नमेंट बचाने के लिए आ जाती है, इसलिए गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी। टेकिंग दिस एज प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट हैज इनेक्टेड, तो इसको मुख्य उद्देश्य बना करके कि आपको गलत सैलरी ना मिले, इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे लॉ पास किए हैं, जैसे पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976। तो ये सारे मतलब गवर्नमेंट ने संसद में जो है लॉ पास किए हुए हैं। द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976। ये सारे एक्ट इसीलिए आए हुए हैं ताकि आपके साथ में गलत ना हो सके फ्रेंड्स। ओके, तो सोशल कंसिडरेशन में हमने देखा सोसाइटल कंसिडरेशन और लीगल फ्रेमवर्क में। अब ये देखिए लीगल फ्रेमवर्क है, जो भी हमने ये आपको बताया लीगल फ्रेमवर्क क्या रहा है। यहाँ पर देखिए हमने जो आपको बताया ये चीज़ें लीगली अब जो है बाउंड किया जा रहा है कंपनियों को, तो ये लीगल फ्रेमवर्क है आपके रेन्यूमरेशन या आपके कंपनसेशन के लिए। तो दीज एक्ट ये एक्ट क्या करते हैं, जो एक्ट ये सारे बनाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, ये क्या करते हैं, दे इंश्योर क्या करते हैं, पेमेंट ऑफ वेजेज या रेगुलर इंटरवल। आपको जो भी मजदूरी मिलनी है वो रेगुलर इंटरवल पर मिलती रहनी चाहिए। प्रोहिबिट अनअथराइज्ड डिडक्शन फ्रॉम वेजेज, आपकी जो मजदूरी है, आपकी जो सैलरी है, उसमें से अनअथराइज्ड डिडक्शन नहीं किया जा सकता है, इससे भी आपको बचाती हैं। डिफाइन ए सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ वेजेज फॉर सर्टेन इंडस्ट्री व्हिच आर टू बी पेड। हर एक इंडस्ट्री के लिए, कुछ इंडस्ट्री के लिए मिनिमम वेजेज का लेवल डिसाइड कर लिया जाता है। जैसे अगर आप केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं या ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहाँ पर आपकी जान का खतरा है, तो वहाँ पर मिनिमम वेजेज लेवल अलग होगा। नॉर्मल जगहों पर आप काम करते हैं तो वहाँ मिनिमम वेजेज का लेवल अलग होता है, और उतना जो है मिनिमम वेजेज लेवल पे करना पड़ता है कंपनी को। प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ बोनस इन फॉर्म ऑफ डेफर्ड वेजेज एवरी ईयर रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको व्यवस्था करती है कि हर कंपनी, चाहे उसको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको बोनस दिया जाए इन द फॉर्म ऑफ डेफर्ड वेजेज। डेफर्ड वेजेज मतलब जो कुछ समय बाद मिलने वाला तनख्वाह है वो। डिसाइड द मिनिमम एंड मैक्सिमम रेट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस, गवर्नमेंट ही डिसाइड कर देती है कि मिनिमम बोनस आपको 2% देना है, मैक्सिमम बोनस आपको 8% देना है, इसी के बीच में ही आपको रहना होगा। प्रोपाउंड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल रेन्यूमरेशन फॉर इक्वल जॉब टू बोथ मेन एंड वुमेन वर्कर। साथ ही साथ में ये भी डिसाइड मतलब यहाँ पर स्ट्रिक्ट किया जाता है, इंश्योर किया जाता है कि इक्वल तनख्वाह मिलेगी, इक्वल सैलरी मिलेगी इक्वल काम के लिए, चाहे वो मेन हो चाहे वोमेन हो, ताकि ऐसा ना हो कि एक काम के लिए जहाँ पर लड़कों को 60,000 रुपये मिल रहे हैं, उसी काम के लिए किसी लड़की को 40,000 रुपये मिले। इस चीज़ से भी ये हमारे सारे मतलब ये जो भी रूल्स हैं हमको बचाते हैं। 10 गवर्नमेंट हैज़ इंश्योर्ड अ बेयर मिनिमम लेवल ऑफ कंपनसेशन टू द वर्कर। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया है, बेयर मिनिमम लेवल ऑफ कंपनसेशन तो डिसाइड करके ही रखा हुआ है। एंड इंश्योर, जैसे अभी अगर गवर्नमेंट जो है ये नियम बना दे फ्रेंड्स कि मिनिमम सैलरी 26,000 रुपये रहनी है, अगर ऐसा रूल आ जाता है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कम से कम 26,000 रुपये जरूर देने होंगे। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन भारत में चलना चाहती है तो उसे गवर्नमेंट को ऑब्लाइज करना होगा फ्रेंड्स। ओके,
ओके। तो कंपनसेशन ऑफ वर्कर बेयर मिनिमम डिसाइड करके रखती है गवर्नमेंट। ओके, ये नहीं मतलब आप बाकी कितनी सैलरी दोगे उसमें नहीं, आपको मिनिमम 26,000 रुपये देना है। उसके बाद में आप किसी को 52,000 दीजिए, किसी को 40,000 दीजिए, किसी को 38,000 दीजिए, वो आपका अपना खुद का इंटरनल मैटर है, लेकिन मिनिमम आपको 26,000 रुपये देने होंगे। एंड इंश्योर थ्रू इट्स एडमिनिस्ट्रेशन आर्म एंड लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज़, जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन आर्म है, जो आपके डीएम वगैरह हैं, इनके थ्रू लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटी जो भी हैं, जो नियम कानून बनाने वाली एजेंसियां हैं, वो ये सब चीज़ें इंश्योर करती हैं देयर इज़ नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर एट द हैंड ऑफ एम्प्लॉयर। कोई भी एम्प्लॉयर अपने जो वर्कर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन ना करने पाए। इन सब चीज़ों से गवर्नमेंट हमको बचाने की कोशिश यहाँ पर करती है। ठीक है ना। तो फ्री इकोनॉमी में हमने ये समझा कि फ्री इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो है वेज एडमिनिस्ट्रेशन का काम अपने हाथ में नहीं लेती है। मार्केट फोर्स डिटरमाइन करते हैं कि कंपनसेशन का लेवल क्या होगा, नॉर्मली यही डिसाइड करते हैं। लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट होती है वो बाउंड होती है कि ताकि आपको जो वर्क फोर्स है, जो लेबर हैं, उनको लो वेजेस से इरेशनली अननेसेसरी जो लो वेजेस दे रहे हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को आपको बचाना पड़ता है। और ये बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, तरह तरह के नियम लाती रहती है। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4 रूल लेकर के आई हुई है जो कि आपको मिनिमम वेजेज या वेजेज में बचाते हैं। पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 अंग्रेजों के टाइम के हैं। मिनिमम वेजेज एक्ट आया 1948 में, आज़ादी के बाद। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में आया। इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976 में आया है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये चारों याद रहने चाहिए। आपको याद नहीं रहेंगे तो नुकसान हो जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इनमें से कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वेजेज को हैंडल करने के लिए बनाया हुआ एक्ट है। अब यहीं पर एक और लिख देंगे, कंपनीज एक्ट 1956। तो कंपनीज एक्ट 1956 यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मतलब वेजेज को बचाने के लिए नहीं बनाया गया है। ओके, दीज एक्ट, अब ये जो भी हमारे 4 एक्ट हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976, ये सारे एक्ट जो है हमें क्या करते हैं, दीज एक्ट इंश्योर, ये इंश्योर करते हैं कि आपको रेगुलर इंटरवल पर यानी हर महीने आपको सैलरी मिलती रहे। आपकी सैलरी से कुछ भी अननेसेसरी डिडक्शन ना किया जाए। ऐसा ना हो कि बैंक जो है या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपसे बोले कि हर महीने हम आपसे 1,000 रुपये काटते रहेंगे इस काम के लिए, तो वैसा अननेसेसरी जो है आपके साथ सैलरी से अनअथराइज कुछ भी डिडक्ट नहीं किया जा सकता है। और मिनिमम वेजेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है सर्टेन इंडस्ट्री के लिए, और उतना उस ऑर्गेनाइजेशन को पे करना पड़ता है अपने वर्कर्स को। ओके, बोनस भी जो है आपको दिलवाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही, मतलब रूल बनाया हुआ है कि गवर्नमेंट मतलब आपको बोनस देना होगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। मिनिमम और मैक्सिमम रेट जो है बोनस का भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड कर देती है। ओके, साथ ही साथ में इक्वल रेन्यूमरेशन मिलेगा, इक्वल काम के लिए इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए। सेम काम के लिए सेम सैलरी मिलेगी, चाहे वो मेन हो चाहे वो वोमेन हो। इस तरीके से जो गवर्नमेंट है उसने बेयर मिनिमम लेवल कंपनसेशन का डिसाइड करके रखा हुआ है वर्कर्स के लिए, और साथ ही साथ में इंश्योर करता है कि जो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म है और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं वो जो है बचाएं, जो भी वर्कर हैं उनको बचाएं उनके वो एम्प्लॉयर से, कि उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन या उनका कोई शोषण ना होने पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।